Hello, a very good afternoon to all of you. I hope you all are fine. Welcome to Shaz Biology. आज हम पढ़ रहे हैं NCERT क्वेश्चंस एंड आंसर सॉल्यूशंस. NCERT क्वेश्चंस एंड आंसर सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं अपने, ठीक है. इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का जितना भी पार्ट हमने कवर किया है, ठीक है, उन सारी चीज़ों को कवर करेंगे. अभी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कवर नहीं करा है, मगर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर किया है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया है, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स किया है, ठीक है. तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं. इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम उन्हें कंप्लीट करते हैं. जितना भी अभी हम लोगों ने लास्ट पढ़ा है ना, उस सबको रिकॉल करने के लिए मैंने ये सीरीज़ बनाई है. इसमें आपके सारे NCERT क्वेश्चंस हैं जो अक्सर ऐसा होता है बच्चों को समझ में नहीं आते कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो हम क्वेश्चन को समझेंगे, साथ के साथ उसके आंसर को भी समझेंगे. चलिए, तो हाउ डज बाइनरी फिशन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिशन. मैंने आपको पढ़ाया है, बाइनरी फिशन भी पढ़ाया और मल्टीपल फिशन भी पढ़ाया. देखिए, स्प्लिटिंग ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इनटू 2 इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज टर्म्ड एज बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन में क्या होता है, बाइनरी फिशन में एक अमीबा होता है, ठीक है, और वो क्या करता है बेसिकली, इस तरह से एक अमीबा होता है और वो क्या करता है, वो टूटता है किसमें, 2 इक्वल हाफ्स में टूटता है. देखिए इस तरह से बाद में क्या होता है, वो इस तरह से 2 बन जाता है, 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं अमीबा के, ठीक है. ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया. तो ये है आपका बाइनरी फिशन, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का स्प्लिट होना 2 इक्वल हाफ्स में ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज टर्म्ड एज बाइनरी फिशन. ये तो हो गया बाइनरी फिशन, ठीक है. मल्टीपल फिशन क्या है, डिवीजन ऑफ ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सच एज मलेरिया पैरासाइट इनटू, क्या होता है, देखिए जो प्लाज्मोडियम, मलेरिया का जो पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, वो क्या करता है, वो बेसिकली क्या करता है कि वो जो, सॉरी मैंने अभी वजह से बना दिए से, जो प्लाज्मोडियम होता है वो कई सारे डिवीज़न अपने अंदर ही कर लेता है, ठीक है. जैसे कई सारे डिवीज़न कर लिया, वो जब वो फटेगा तो उसमें से कई सारे निकलेंगे, कई सारे डॉटर सेल्स वो अंदर ही बना लेता है. और जब वो फटेगा तो बेसिकली क्या होगा कि एक डॉटर सेल इधर, एक डॉटर सेल इधर, एक डॉटर सेल इधर, एक डॉटर सेल इधर, ऐसे कई सारे डॉटर सेल्स जो होंगे वो बेसिकली क्या करेंगे, इधर उधर फैल जाएंगे, ठीक है. तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन आंसर में कि डिफरेंस क्या है. उसमें 2 डिवाइड होते हैं, 2 डिवाइड होकर डॉटर सेल बनते हैं, और इसमें जब डिवीज़न होता है तो कई सारे बनते हैं. और बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल अमीबा है, जबकि मल्टीपल फिशन का एग्जाम्पल मलेरिया का पैरासाइट है, ठीक है, प्लाज्मोडियम. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स. स्पोर्स का नाम सुनते ही समझ जाया करिए कि ये फंगस की बात कर रहा है. मोस्ट प्रोबेबली वो फंगस के बारे में ही पूछता है. अगर कोई ऑर्गेनिज्म को मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को कैसे फ़ायदा होगा जब वो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, तो देखिए स्पोर्स सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए. कैसे, सिंपल है. जो स्पोर्स होते हैं वो एक थिक वॉल से कवर्ड होते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर कोई किसी भी तरह का इन्वायरमेंट का इफेक्ट नहीं होता. और जैसे ही उन्हें मॉइस्ट सरफेस या गीली सरफेस या मॉइस्चर मिलता है, वो वैसे ही ग्रो करना शुरू कर जाते हैं. तो ये तो एक तरह से वो वाली बात हो गई कि आप गोल्ड कॉइन खरीद के रख लीजिए, जैसे ही देखिए सोने का भाव बढ़ गया, बस फ़ौरन आपने गोल्ड कॉइन को सेल करा और आपको पैसे कैश हाथ में. बिल्कुल यही है. फंगस क्या कर रहा है कि फंगस स्पोर्स बना के छोड़ देता है और ख़ुद तो ख़त्म हो जाता है. बाद में जो उसके स्पोर्स हैं, उन्हें जैसे ही एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, वो ग्रो कर जाएंगे और फंगस की लाइफ क्या करेगी, बच जाएगी, ठीक है. तो ये हो गया आपका स्पोर्स के थ्रू. लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स ऑल्सो प्रोवाइडेड सर्वाइवल बेनिफिट्स. जितने ज़्यादा स्पोर्स रहेंगे उतने ज़्यादा फंगस बनेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा. अगर कोई ख़राब भी हो गया तो कुछ तो उसमें से सर्वाइव कर जाएंगे. कैन यू थिंक ऑफ रीज़न वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन. जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेनली रैंडम कलेक्शन होता है सेल का, उनके अंदर स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइज होते हैं एक टिश्यू में, और फिर बाद में किस में ऑर्गन ट्रांसफर, मतलब किस में ट्रांसफ़र होते हैं, वो होते हैं बेसिकली ऑर्गन के अंदर. देखिए क्या पूछा है, कैन यू थिंक ऑफ रीजन वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन.
जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मल्टी यूकैरियोट से खास तौर पे, वो रीजनरेशन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनकी ऑर्गन जो होते हैं वो पर्टिकुलर पोजीशन पे होते हैं। देखिए क्या लिखा है। अच्छा, लिजर्ड की पूंछ है तो लिजर्ड की पूंछ ही तो सिर्फ रीजनरेशन करती है, लिजर्ड का पैर तो नहीं करता, लिजर्ड की खोपड़ी तो नहीं करती, बात समझ में आ रही? तो उसका हेड है तो नहीं करता। तो पर्टिकुलर एरिया है जो जहाँ पे रीजनरेशन होता है। जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आर नॉट मेयरली रैंडम कलेक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, एक तो उसमें स्पेशल सेल्स के बने होते हैं और वो सारे स्पेशल सेल्स जो होते हैं वो टिश्यू में बने हुए होते हैं। सेल से कई सारे सेल्स होते हैं तो वो टिश्यू में होते हैं और फिर वो टिश्यू चल के ऑर्गेनाइज एक ऑर्गन बन गया होता है। तो दीज ऑर्गन्स हैव टू बी प्लेस एट डेफिनेट पोजीशन इन द बॉडी। अब भैया किडनी की किडनी जगह पे है ना, ऐसा तो नहीं है कि किडनी को हमने लंग्स की जगह पे फिट कर रखा है, तो पोजीशंस है उनकी। तो रीजनरेशन इज नॉट पॉसिबल इन मल्टी सेलुलर, तो मल्टी सेलुलर में तो नहीं हो सकती रीजनरेशन। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीजन है कि उनके ऑर्गन्स, उनकी बॉडी के पार्ट सब जगह लोकलाइज्ड है, उनकी अपनी अपनी पोजीशन है फिक्स, ठीक है। चलो, वाई इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट्स? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है वो क्यों प्रैक्टिस करा जाता है? कुछ प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। प्लांट्स रेज बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। ये बिल्कुल प्लस पॉइंट है। अगर आप एक रोज़ की कलम लगाएंगे ना तो उसमें गुलाब का फूल जल्दी खिलेगा, जबकि एक रोज़ की बीज को लगाने के लिए, आप यकीन मानिए बीज को लगाने के लिए कम से कम 120 दिन लगते हैं रोज़ के बीज को, उसमें भी एक छोटा सा पौधा निकलेगा, उसके भी चांसेस ऑफ सर्वाइवल का कुछ पता नहीं है, बचेगा कि नहीं बचेगा। और एक कलम वो मेच्योर होती है, जैसे ही उसे लगाएंगे थोड़े टाइम बाद एक तो वो जल्दी लग जाएगी, प्लस दूसरा थोड़े टाइम बाद ही वो आपको फ्लावर देने लगी। एक ये बेनिफिट होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एज कम्पेयर टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में। सच मेथड ऑल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मिन। और ऐसे प्लांट्स के लिए भी फायदा है कि हम प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। कलम क्या करते हैं, जैस्मिन की कलम काटो और लगा दो, या फिर लेयरिंग कर दो, नया प्लांट बन जाता है। और जो सीड्स नहीं बनाते तो उनके लिए भी फायदा है, ठीक है। ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस बाय दिस मेथड आर जेनेटिकली सिमिलर टू एनफ टू द पेरेंट्स प्लांट टू हैव इट्स ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स। और फिर ये अपने पेरेंट्स के बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो वो कैरेक्टर रखते हैं वही वो कैरेक्टर रखेंगे। हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफर फ्रॉम फर्टिलाइजेशन? पॉलिनेशन कैसे फर्क है फर्टिलाइजेशन का? सिंपल है। कैसे? पॉलिनेशन जो होता है ना, देखो पॉलिनेशन होता है, ये फीमेल पार्ट है ना फ्लावर का और ये मेल पार्ट है। भाई इससे बन नहीं पाता सही से, ये मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है। जो ट्रांसफर होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना स्टिग्मा के ऊपर कहलाता है पॉलिनेशन, ठीक है। जब ये ट्रांसफर हो गया तो जो मेल गैमेट था वो फीमेल गैमेट से जब फ्यूज कर जाएगा तो ये कहलाएगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। याद कर लीजिए सिंपल डेफिनेशन। पॉलिनेशन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। पॉलिनेशन क्या होता है, रिफर करता है किसको? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर पॉलन ग्रेन के फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। एंड फर्टिलाइजेशन रिफर करता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जायगोट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन किसको रिफर करता है? मेल एंड फीमेल गैमेट के को, जो कि क्या बनाती है, जो कि जायगोट बनाते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन रिफर टू द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जायगोट। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट है, और जायगोट का बनना फर्टिलाइजेशन है, जिसे सिनगैमी भी कहते हैं। पॉलिनेशन ट्रांसफर है, पॉलन ग्रेन का पहुंचना स्टिग्मा तक, वो कहलाता है पॉलिनेशन। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्या लाइनें बना दी मैंने। देखिए ये टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेज आ गए हैं आपकी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके थ्रू होता है? बडिंग में। बडिंग दो ही चीजें कर रही हैं, एक ईस्ट करता है और एक हाइड्रा करता है। देखो ईस्ट तो डायग्राम में दिख नहीं रहा, तो सिंपल हाइड्रा है ना। अच्छा इसकी पूरा देखो तो दिखेगा,
अमीबा बाइनरी फिशन करता है, ईस्ट जो है वो तो बडिंग करता है, प्लास्मोडियम और लेशमिनिया आपके बाइनरी फिशन वो करते हैं, मल्टीपल फिशन है, ठीक है। एंथर कंटेन, एंथर के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है। अब देखिए लेबल डायग्राम, ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, कम से कम आपको एग्जाम में ये मिलेगा। ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी, उसके अंदर ओव्यूल, उसके अंदर एग, ठीक। ये तो हो गया आपका फीमेल पार्ट, जिसे पिस्टिल भी कहते हैं, कार्पिल भी कहते हैं और गायनेशियम भी कहते हैं। अगर इसकी पूरी रिंग है तो गायनेशियम भी कहेंगे। स्टमन, स्टमन में मेन आता है तो मेल पार्ट है ये, ठीक है। स्टमन में क्या हो गया, स्टमन में एंथर और फिलामेंट होता है। पेटल और सेपल को हम पेरिनेथ कहते हैं, ठीक है। पेटल कलेक्टिवली, क्योंकि देखो गुलाब में एक पंखुड़ी नहीं लगी होती, पूरी रिंग होती है गुलाब में। गुलाब के फूल को देखा होगा ना तो पूरी रिंग दिखती होगी, रेड 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 रेड, तो कलेक्टिवली कोरोला कहलाता है। सेपल जो हरी वाली पत्तियां हैं उनकी भी पूरी एक रिंग होती है, वो कॉलेक्स। रिसेप्टिकल वो पार्ट है, और पेडेंसिल जो जहाँ से आप गुलाब की पंखुड़ी को पकड़ते हैं और किसी को गिफ्ट करते हैं। तो आई होप आपका ये इतना पार्ट कंप्लीट हो गया है। आज अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। मैंने सिर्फ अभी उतना पार्ट के क्वेश्चंस निकाल कर एनसीईआरटी से लगाए हैं जो आपने पढ़ लिया। तो आई होप आपका आज रिवीजन हो गया होगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।